हेलो दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे संविधान के भाग के बारे में बारीकी से, जिसमें कि हम लोग भाग 1 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। भाग 1 में क्या चीज़ का वर्णन किया गया है, इसके अधीन हम लोग अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक का विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, कि अनुच्छेद 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है और 4 में क्या है। और भाग 1 में किस चीज़ का वर्णन किया गया है, तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है, यानी कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यानी कि भाग 1 के बारे में इस लेक्चर में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले संविधान के कई टॉपिकों को हमने बारी बारी से डिस्कस किया है, उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों भाग के बारे में। स्पेशल संविधान में कितने भाग हैं, कौन से नए नए भागों को जो कब जोड़ा गया, कि संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, इसके बारे में हम लोग चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम लोग बारी बारी से चर्चा करने वाले हैं कि भाग 1 में क्या है, भाग 2 में क्या है, भाग 3 में क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग भाग 1 में क्या चीज़ का वर्णन किया गया है, कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा किया गया है। दोस्तों, जो हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में कितने राज्य हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसकी जो जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, तो भाग 1 से मिलती है। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है दोस्तों, भाग 1 से मिलती है। और यहाँ लिखा है कि भारत का संविधान का भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है, जो बताता है कि भारत क्या है, राज्यों का एक संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है कि संघों का राज्य है ना। ऐसा कई प्रकार के ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है कि जो भारत है, भारत क्या है दोस्तों, राज्यों का संघ है, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, इसका अर्थ यह हुआ दोस्तों कि हमारे देश में जो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में, इसमें से कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता है। बल्कि ये हो सकता है कि हमारे जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसमें नए कोई देश को शामिल किया जा सकता है, लेकिन इससे कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता है ना। वही लिखा है कि भारत राज्यों का संघ है। इसका अर्थ यह है कि राज्य भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। इसमें राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और भविष्य में अर्जित किए जाने वाले क्षेत्र शामिल हैं, यानी कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश तो है ही, लेकिन अगर भविष्य में कोई ऐसे देश हैं जिसे किसी भी तरह से कूटनीति के माध्यम से या फिर प्रलोभन देकर अगर हमारे देश में मिलाना चाहें, तो भविष्य में अर्जित किया जा सकता है। ये राज्यों का संघ का ये अर्थ है ना। साथ ही संसद को नए राज्य बनाने या मौजूदा राज्यों की सीमाओं को बदलने की भी शक्ति है, यानी कि इस भाग के अधीन भविष्य में नए अर्जित क्षेत्र को शामिल किया जा सकता है, राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश से शामिल है। ठीक है, और संसद को यह कानून बनाने की शक्ति है कि हमारे जो मौजूदा राज्य हैं उसकी सीमाओं को बदल सकते हैं, नाम में भी परिवर्तन किया जा सकता है। अभी बारी बारी से हम सभी अनुच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये भी एक फैक्ट बनता है कि भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं, 28 राज्य, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज। अब हम लोग बारीकी से जानते हैं दोस्तों कि सभी संविधानों के बारे में बारी बारी से। संविधान के मुख्य बिंदु यानी कि अनुच्छेद 1 से 4 के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि भाग 1 में कितने से कितने अनुच्छेद का वर्णन किया गया है, तो 1 से 4 के अनुच्छेद के बीच वर्णन किया गया है। तो भाग अनुच्छेद 1 में क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। भारत अर्थात इंडिया क्या है दोस्तों, राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ का मतलब अभी तुरंत ऊपर बताए थे दोस्तों कि राज्यों का संघ का अर्थ यह है कि भारत से कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अलग नहीं हो सकता है, बल्कि भविष्य में कोई भी विदेशी क्षेत्र को अर्जित भी किया जा सकता है। जैसे विदेशी क्षेत्र अर्जित करने का मतलब हुआ दोस्तों, आगे हम चर्चा करेंगे इसके डिटेल अनुच्छेद 2 में, बस अभी इतना जानेंगे। अनुच्छेद 1 में क्या है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, और भारत के क्षेत्र में क्या क्या है, राज्यों का क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें भारत सरकार द्वारा किसी भी समय अधिग्रहित किया जा सकता है, यह शामिल है। ठीक है, अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में कहेगा क्या याद रखना है, तो अनुच्छेद 1 जैसे पूछेगा तो आपको बस ये पॉइंट याद रखना है कि भारत अर्थात इंडिया क्या है, राज्यों का संघ होगा। ये कहाँ कहा गया है, अनुच्छेद 1 में। ठीक है, भारत के क्षेत्र में कौन कौन शामिल होगा, तो राज्य के क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश या फिर ऐसे क्षेत्र जिन्हें भारत सरकार द्वारा किसी भी समय अधिग्रहित किया जा सकता है, ये शामिल है। अनुच्छेद 2 में क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 2 में है संसद को ऐसे नए राज्यों को संघ में शामिल करने या स्थापित करने की शक्ति है जो पहले से मौजूद नहीं है। यानी आप ये कह सकते हैं कि विदेशी भूमि को ये शामिल कर सकता है या अर्जित कर सकता है। जैसे मान लिया जाए कि आप देखते होंगे कि हमेशा आपका ये जो इंडिया है ना, इंडिया है, यहाँ पर नेपाल में हमेशा सत्ता पलट की घटनाएं देखने को मिलता रहता है, बांग्लादेश में देखने को मिलता है। तो भारत सरकार चाहे तो, और फिर वहाँ के जनता का मर्जी हो, और कुछ वैसे कूटनीति का प्रयोग करके नेपाल जैसे देश को या भूटान जैसे देश को हमारे क्षेत्र में शामिल कर सकता है। तो किस अनुच्छेद का प्रयोग करके, अनुच्छेद 2 का प्रयोग करके, है ना। ये संसद के द्वारा किया जा सकता है। तो यहाँ लिखा है संसद को ऐसे नए राज्यों को संघ में शामिल करने या स्थापित करने की शक्ति है जो पहले से मौजूद नहीं है। जैसे आपको पता होगा कि सिक्किम पहले हमारे क्षेत्र में शामिल नहीं था। इसे क्या किया गया था, 1975 ईस्वी में इसे शामिल किया गया था संविधान संशोधन करके। ठीक है, तो ये किस अनुच्छेद का प्रयोग करके, अनुच्छेद 2 का प्रयोग करके। अब 3 में क्या कहता है, 3 मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो कैसे याद रखना दोस्तों। अनुच्छेद 1 कह रहा है कि भारत राज्यों का संघ होगा, है ना। 2 में कह रहा है कि ये विदेशी क्षेत्र को शामिल कर सकता है, यानी संसद को नए, आप ऐसे याद रखें, 1 में है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, जबकि 2 में है विदेशी क्षेत्र को शामिल करना या अर्जित करना। ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। अब ये सब पावर किसको है, संसद को है।
अनुच्छेद 3 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 3 संसद को यह शक्ति देता है, यानी जो भी शक्ति दे रहा है ये संसद को दे रहा है, ठीक है। अनुच्छेद 3 जो है यह शक्ति देता है, किसी भी राज्य के क्षेत्र को क्या कर सकता है, अलग कर सकता है। जैसे आपको पता होगा कि बिहार से कौन अलग हुए थे? झारखंड अलग हुआ। बिहार से कौन अलग हुआ है? झारखंड अलग हुआ है। तो ये जो बिहार से झारखंड अलग हुआ है ये किस अनुच्छेद के हवाला देते हुए? अनुच्छेद 3 के तहत अलग किया गया है, ठीक है। या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि बिहार के कुछ क्षेत्र को झारखंड को दिया जाए, झारखंड के एरिया में, या फिर झारखंड के कुछ क्षेत्र को बिहार के एरिया में शामिल किया जाए। ये जो कर सकता है संसद किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों? अनुच्छेद 3 के तहत। वही यहाँ लिखा है कि किसी भी राज्य के क्षेत्र को अलग कर सकता है या 2 या अधिक राज्यों को मिला सकता है। जैसे 2 राज्य हैं, छोटा छोटा राज्य, और शासन प्रशासन को सुविधा को देखते हुए ये दोनों राज्य को क्या कर सकता है? एक कर सकता है। ये भी किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 3 के तहत। या फिर किसी क्षेत्र को किसी राज्य के साथ जोड़कर नए राज्यों का निर्माण कर सकता है। तो बता ही दिए हैं कि कुछ क्षेत्र बिहार के, जैसे कोई भी राज्य हो, जैसे आपको पता होगा कि आंध्र प्रदेश से आपका तेलंगाना अलग हुआ था, तो आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्र को तेलंगाना में शामिल करके ये तेलंगाना को अलग राज्य बना दिया गया है, नए राज्य का निर्माण। ये सब जो काम हुआ है किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों? अनुच्छेद 3 के तहत ये सब घटित हुई है। साथ ही यह भी कर सकता है कि मौजूदा राज्यों की सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकता है। नाम में जो परिवर्तन किया जाता है वो अनुच्छेद 3 के तहत ही किया जाता है। कोई भी राज्य का नाम, जैसे आपको आप देख सकते हैं, आप बिहार के एक जिला है गया से क्या किया गया है? गया जी। ये सब जो है ये कर सकते हैं। या फिर आप उत्तराखंड को उत्तरांचल कहा जाता था, उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया। ये सब किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 3 के तहत किया गया है। और 4 में क्या कहता है दोस्तों? 4 में कहता है कि जो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जितने भी कार्य किए गए हैं, है ना, वो किसी भी कानून को संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी कि अनुच्छेद 2 में कहता है कि विदेशी जो क्षेत्र है उसे अर्जित कर सकता है, और 3 में नाम बदलता है, राज्य को अलग कर सकता है, राज्य को अलग अलग है तो उसको मिला सकता है, सीमा में परिवर्तन कर सकता है, नाम में परिवर्तन कर सकता है। तो यानी कि ये दोनों जो कार्य है इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ये कौन कहता है? अनुच्छेद 4 कहता है। अर्थात संसद साधारण कानून बनाकर यह कार्य कर सकती है, संविधान में संशोधन करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। एक बार फिर से रिकॉल करें दोस्तों कि अनुच्छेद कहता है दोस्तों कि नंबर 1 में क्या था? अनुच्छेद 1 यानी आर्टिकल 1 में क्या था कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या है? संघ होगा। 2 में कहता है कि विदेशी क्षेत्र को अर्जित कर सकता है, शामिल किया जा सकता है। 3 में क्या कहता है कि राज्य को अलग किया जा सकता है, राज्य के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है, राज्य के सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। ये सब जो होगा वो अनुच्छेद 3 के तहत। अनुच्छेद 4 कहता है दोस्तों कि ये जो 2 और 3 में जो भी कार्य किया है इसे संशोधन नहीं माना जाएगा, बल्कि संसद साधारण कानून बनाकर ये सब कार्य कर सकता है। अनुच्छेद 4 कहता है, ठीक है। आइए हम लोग कुछ और फैक्ट है उसको देखते हैं। संघ और राज्य क्षेत्रों का वर्गीकरण कैसे किया गया है? राज्य कितने हैं? 28 हैं। राज्य कितने दोस्तों? 28 राज्य हैं, जिनकी अपनी चुनी हुई सरकारों और विधानसभाएं होती है ना। हर राज्य में विधानसभाएं होती है। कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिसमें कि विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी होती है, ठीक है। वो आगे हम लोग चर्चा करेंगे। और वे संघीय प्रणाली का हिस्सा होता है। संघीय प्रणाली का हिस्सा कहने का मतलब वो कभी भी देश से अलग नहीं हो सकता है। केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनका प्रशासन सीधे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त प्रशासक यानी कि उपराज्यपाल के माध्यम से किया जाता है। यानी केंद्र शासित प्रदेश में जो प्रशासन चलाया जाता है कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त प्रशासक उपराज्यपाल के माध्यम से चलाया जाता है। लेकिन 2 ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं जो दिल्ली एवं पुडुचेरी, इसमें उपराज्यपाल के साथ साथ विधानसभाएं एवं और मुख्यमंत्री भी हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा ऐसे कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ की खुद की विधानसभाएं हैं और मुख्यमंत्री होते हैं? तो 2 हैं, दिल्ली और पुडुचेरी। इसके अलावा डायरेक्ट प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल के द्वारा चलाया जाता है, ठीक है। संघ और राज्यों के बीच में अंतर क्या है? तो यहाँ पर बता दिया गया है। राज्यों का संघ यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट, जो कि क्या था? अनुच्छेद 1 में है। इसका मतलब यह है कि भारत अविनाशी है, यानी भारत को कोई विनाश नहीं कर सकता है और राज्य उससे अलग नहीं हो सकता है। जबकि परिसंघ में राज्यों को अलग होने का अधिकार हो सकता है, जिसको हम लोग फेडरेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं ये भाग 1 आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर इसका PDF आप चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम एक चैनल बनाए हैं इसी नाम से, GK हब बाय रामविलास सर के नाम से, आप वहाँ जुड़ सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो आपको ऐड कर दिया जाएगा और वहीं पर आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्यारे प्यारे से कमेंट भी करें। जय हिंद, जय भारत।